बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स, इसका AUM साइज़, कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, साथ ही में इसके कौन कौन से क्या क्या रिटर्न्स आ रहे हैं और कैसे इसका जो है रिस्क प्रोफाइल कैसे मैनेज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अगर हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक फैक्ट्स। हम जानते हैं कि किसी भी फंड का उसकी एज कितनी है, उसको कितने टाइम से वो अपने जो हमारे मार्केट के अंदर है और उसका AUM साइज़ क्या हो चुका है। तो अगर हम AUM साइज़ की बात करते हैं तो AUM साइज़ हमारे पास ये कंपनी है, बोल सकते हैं कि जो फंड है काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 1993 से हमारे पास है। तो यानी कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 28 to 29 30 ईयर्स का हमारे पास ये फंड है। लेकिन जो ये फंड है, आपको पता है कि ये फंड रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुआ है, क्योंकि उससे पहले आप बोल सकते हैं 2017 तक इसके इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं थे, बट पोस्ट 2018 इसने काफ़ी लाइमलाइट ली है क्योंकि इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। अगर हम बात करते हैं AUM साइज़ इसका ऑलमोस्ट 4800 करोड़ का है, यानी जो कि इसके एज को देखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही में इसके अगर हम पीयर्स को देखें तो उन्होंने कम टाइम के अंदर ज़्यादा AUM ले लिया है। तो बट लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली इसके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं और जो लाइमलाइट में अभी आया है, तो अभी इसका AUM साइज़ बढ़ने लगे, यानी कि जितना एसेट ये जो फंड है वो मैनेज करने लगा है, वो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगा है। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं कि इसके अंदर मार्केट कैप कितना है, कि यानी कि इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, इन कंपनीज़ का एलोकेशन कितने परसेंटेज वाइज हुआ है। तो हम ज़्यादातर, आपको पता है कि LSS फंड जो होते हैं उनका जो टिल्ट होता है टुवर्ड्स लार्ज कैप कंपनीज़ की तरफ होता है। तो सेम है हमारा इस जो हमारा म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारा लार्ज कैप जो है ऑलमोस्ट 80% जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज़ है। मिड कैप का एक्सपोजर भी इसके अंदर सिग्निफिकेंट है 18%, एंड स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट नॉन सिग्निफिकेंट, ओनली अबाउट 2% एलोकेशन जो है इसका सिर्फ स्मॉल कैप्स का है। तो आप बोल सकते हैं कि ये मोर और लेस लार्ज कैप ओरिएंटेड एक म्यूचुअल फंड है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हम सबसे इम्पॉर्टेंट रिटर्न से पहले हम फोकस करते हैं रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर। तो रिस्क पैरामीटर्स में आपको पता है कि हम मोस्टली जो फंडामेंटल्स जो इंपॉर्टेंट फोकस करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है जिसके अंदर हम फंड का रिस्क देखते हैं। हम देखते हैं कि फ़ंड की कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना फ़ंड जो है डेविएट कर रहा है अपने बेंचमार्क से। बेंचमार्क हमने इसके अंदर स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो लिया है दैट इज़ दी निफ्टी 500, यानी कि जो टॉप 500 कंपनीज़ है वही हमारा बेंचमार्क है। तो हम उससे उसकी डेविएशन देखेंगे, यानी कि डेविएशन नॉर्मली अगर डेविएशन जो होती है कम होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए फॉर फंड टू बी कंसीडर्ड बेटर। तो अगर हम यहाँ पे कैटेगरी एवरेज और फंड के इंडेक्स से हम कंपेयर करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ स्लाइटली लेस, यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैटेगरी एवरेज से बेटर आ रही है, यानी कि कम आ रही है। तो ये अच्छी बात है। हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट दी शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको पता है अब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि फंड कितना रिटर्न्स ले रहा है और उसको रिस्क कैसे मैनेज कर रहा है। तो यानी कि वैल्यू जितनी हमारी शार्प रेशियो की ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि उसके रिटर्न्स बेटर हैं और वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्लाइटली हमारी जो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड की जो वैल्यू है दैट इज़ स्लाइटली बेटर देन योर कैटेगरी इंडेक्स एंड दी कैटेगरी हमारे जो बेंचमार्क हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों ही पैरामीटर्स हैं रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, उसका ही हमारा जो फंड है बेटर मैनेज कर रहा है। और अगर जहाँ हमने पता लग गया कि हमारे एटलीस्ट रिस्क पैरामीटर्स हमारे कहीं ना कहीं ठीक से मैनेज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर हम टॉप 5 सेक्टर्स देखते हैं, टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि जो सबसे सिग्निफिकेंट सेक्टर है जिसकी कंपनीज इसके अंदर एलोकेटेड है दैट इज़ दी फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 30% हमारा जो है एलोकेशन फाइनेंशियल, यानी कि आपको पता है कि बैंकिंग, BFSI इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं, यानी कि दिस इज़ अ फाइनेंशियल हैवी लोडेड हमारा म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट इज़ द टेक्नोलॉजी, अगेन ऑलमोस्ट 9 to 10%, एंड द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि ये टॉप 3 सेक्टर्स जो हैं उसने ऑक्यूपाई किया है ऑलमोस्ट द 50% ऑफ द वेटेज जो है आपकी ये फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की है। बाद में अगर हम देखें तो एनर्जी एंड कंज्यूमर स्टेबल्स आर ऑक्यूपाइंग द 4th and 5th प्लेस। नाउ आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं विद इन दिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, हमारी जो टॉप 2-3 सेक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो हमारी टॉप पोर्टफोलियो के अंदर टॉप स्टॉक्स आते हैं। तो हम देख सकते हैं HDFC बैंक विच इज़ अ निफ्टी 50 कंपनी, हमारी टॉप ब्लू चिप कंपनी है। बैंकिंग के अंदर इट्स सबसे लार्ज बैंक है। प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक ऑलमोस्ट 7% ऑक्यूपाई कर रहा है। ICICI बैंक सेकेंड ऑन द लिस्ट, देन वी हैव द इन्फोसिस, वी हैव द रिलायंस एंड देन द SBI। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 कंपनीज या स्टॉक्स के अंदर 3 आपके मेजर बैंक्स हो गए, यानी आपके टॉप 2 बैंक्स फ्रॉम द प्राइवेट एंड 1 लार्जेस्ट आपको बोल सकते हैं PSU बैंक दैट इज़ द SBI। सो दैट इज़ वाई
ये एक फाइनेंशियल हेवी लोडेड है। BFSI सेक्टर या आप बोल सकते हैं कि निफ्टी बैंक या बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू लेता है। और ये सेक्टर अभी लास्ट के टाइम पे आप बोल सकते हैं 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के अंदर इसने परफॉर्म भी काफ़ी बेटर किया है। तो दैट्स द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो इसका फंड मैनेजर है उन्होंने इन कैटेगरीज और इन स्टॉक्स को हाई एलोकेशन दे रखी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसेंटली मैनेजर जो उसका फंड मैनेजर है उसने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। अगर हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग एलोकेशन यानी कि इन कंपनीज़ का वेटेज जो है उसके पोर्टफोलियो में इंक्रीज़ हो रहा है। तो वी हैव कंपनीज लाइक अशोक लेलैंड विच इज़ कम्स अंडर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। आपकी भारतीय एयरटेल है, ब्लू डार्ट, वी हैव द डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि हमारी कंज्यूमर स्टेबल्स FMCG कंपनीज आती हैं। वी हैव HDFC, अगेन ICICI बैंक, इन्फोसिस, वी हैव ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फोकस वही टॉप 5 सेक्टर्स का है। यू हैव इंक्रीजिंग एलोकेशंस जो फाइनेंशियल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेबल्स, उन्हीं सब कंपनीज़ का इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम कंप्लीटली एग्जिट्स की बात करते हैं तो मैक्स फाइनेंशियल्स एंड एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इज़ अ ब्लू चिप कंपनी अगेन, बट इसने कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इसमें जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी टाइम से रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर हम रिसेंटली न्यू एंट्रेंट्स देखते हैं तो डाबर इंडिया, इट्स FMCG कंपनी, दो इसके रिटर्न्स इतने खास नहीं आए हैं रिसेंटली, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर। और ITC जैसे इसके अंदर टाटा स्टील हम देख सकते हैं, तो ITC अगेन निफ्टी 50 कंपनी और लगातार लास्ट 1.5 ईयर्स से, क्योंकि इट्स अ वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी, तो इसने तो स्पेक्टाकुलर रिटर्न्स दिए। ऑलमोस्ट 100 जो 200 रुपीज़ का स्टॉक होता था वो 430 तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं दैट्स बाय फंड मैनेजर ने भी इसको अपने जो पोर्टफोलियो के अंदर है उसका एलोकेशन इंक्रीज़ किया है। तो फाइनली हम अपने सेक्टर एलोकेशन के बाद और स्टॉक्स को एलोकेशन के बाद हम देखते हैं कि रिटर्न्स पे आते हैं। हमने यहाँ पे कंपेयर किया है रोलिंग रिटर्न्स और जो होते हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। तो अगर हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स के अंदर तीनों ही टाइम फ्रेम के अंदर हमने 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर हमारा जो फंड है वो बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड। एंड अगेन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमारा जो फंड है 1 ईयर के अंदर जो है दैट इज़ स्लाइटली बेटर। 3 ईयर्स के अंदर इसने कहीं ना कहीं अपना जो बेंचमार्क है उससे स्लाइटली लो परफॉर्म किया है, बट इसने 5 ईयर्स के अंदर अगेन इसने अपने जो बेंचमार्क और इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। बट अगर हम फाइनली कंक्लूड करते हैं रिटर्न्स को, जैसे हमने देखा है कि अब आपके जो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी होते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डेटा पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो सिग्निफिकेंटली ईजिली आपका बेंचमार्क इंडेक्स से दोनों ही टाइम फ्रेम के अंदर, तीनों टाइम फ्रेम के अंदर आपका अच्छा परफॉर्म करा है। फाइनली हम यहाँ पे पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम एक फ़ंड के अलावा और भी फंड्स होते हैं जिसको हम सोचते हैं कि हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किए हैं अदर 2 पॉपुलर फंड्स विच इज़ एक्सिस का एक फ़ंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड मिराज एसेट का। तो अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, अगेन आपकी कैनरा रोबेको की इन दोनों फंड से बेटर वैल्यू है। अल्फ़ा की अगर हम बात करते हैं तो अगेन आपको अल्फ़ा जो आपको होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। आपको रिटर्न्स की बात करता है तो अगेन इसकी वैल्यू अच्छी है। एंड अगेन ऑन द फ्रंट ऑफ द शार्प रेशो विच इज़ दी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होनी चाहिए, अगेन इट्स बेटर देन दी अदर 2 फंड्स। और फाइनली अगर हम रिटर्न्स की बात भी करते हैं तो 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर इसने कंपैरेबल या बेटर रिटर्न्स दिए हमारे दोनों ही फंड से। तो अल्टीमेटली आपको दिखाने का फंड ये जो डेटा है सारा ये नहीं है कि दिस इज़ दी बेस्ट फंड और आप इसी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल और फंड मैनेजर के एडवाइस से। दिस इज़ जस्ट इन केस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि इन केस यू आर कंसिडरिंग एनी LSS फंड विच इज इफ यू आर कंसिडरिंग फंड लाइक कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, तो दिस वीडियो कैन ऐड वैल्यू टू इट, इट कैन एटलीस्ट सपोर्ट द डिसीजन। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। स्टिल अगर आपको भी डाउट लगते हैं प्लीज़ मेंशन दैट। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए चैनल को। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू।